कभी सोचा है कि बहुत सारा पैसा होना भी एक बहुत बड़ी समस्या बन सकता है, खासकर तब जब आप उसे खर्च ही ना कर पाएं। आज हम एक ऐसी ही बड़ी दिलचस्प जियोपॉलिटिकल पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल सीधा सा है, आखिर ऐसा हुआ कैसे कि एक देश के पास दूसरे देश की करेंसी के अरबों रुपए जमा हो गए और वो उसका कुछ कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि ये अजीब सी सिचुएशन पैदा ही कैसे हुई। चलिए, इस पूरी गुत्थी को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सुलझाते हैं। तो कहानी शुरू होती है यहाँ से। 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो भारत ने रूस से अचानक बहुत ज़्यादा कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। मतलब इतना ज़्यादा कि दोनों देशों के बीच जो ट्रेड का बैलेंस था वो पूरी तरह से हिल गया। तो हुआ ये कि भारत ने तेल खरीदा और पेमेंट किया भारतीय रुपए में। यहां तक सब ठीक था, लेकिन असली प्रॉब्लम शुरू हुई पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से। इन सैंक्शंस के कारण रूस इन रुपयों को डॉलर या किसी और बड़ी करेंसी में बदल ही नहीं सकता था। तो नतीजा क्या हुआ? रूस के बैंकों में भारतीय रुपयों का एक पहाड़ खड़ा हो गया। यहां एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट समझना होगा, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। सीधे साधे शब्दों में इसका मतलब है कि एक करेंसी को ग्लोबल मार्केट में दूसरी करेंसी में बदलना कितना आसान है, और भारतीय रुपया पूरी तरह से कन्वर्टेबल नहीं है। बस यही थी रूस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत। और इस पूरे डेडलॉक का असर देखिए, एक तरफ भारत के करीब 2 अरब डॉलर के पेमेंट फंसे हुए थे, तो दूसरी तरफ रूस ने भी भारत के लिए जरूरी सामान की करीब 10 अरब डॉलर की क्रेडिट लाइन यानी एक तरह से उधारी की सुविधा रोक दी थी। ये एक फाइनेंशियल स्टैंड ऑफ बन गया था जिसे सुलझाना बहुत जरूरी था। लेकिन जैसा कहते हैं ना, जहां समस्या है वहां समाधान भी है, और यहां समाधान बहुत ही क्रिएटिव था। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसने पूरा गेम ही पलट दिया। 24 सिर्फ एक नंबर, लेकिन यही नंबर इस पूरी फाइनेंशियल पजल का जवाब था। पर कैसे? चलिए देखते हैं। और ये रहा वो मास्टर स्ट्रोक। रूस ने अपने फंसे हुए रुपयों को इस्तेमाल करने का एक शानदार तरीका निकाला। उन्होंने भारत की गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को 24 बड़े कार्गो शिप यानी मालवाहक जहाज बनाने का एक जबरदस्त ऑर्डर दे दिया। एक कदम और पूरी सिचुएशन ही बदल गई। और इस डील का सबसे जरूरी हिस्सा, रूस ने साफ साफ कहा कि इन जहाज़ों का पेमेंट वो उन्हीं भारतीय रुपयों से करेगा जो उसके अकाउंट्स में जमा थे। मतलब जो पैसा अब तक एक प्रॉब्लम था वो अब एक सॉल्यूशन बन गया था। एक ही वाक्य ने रुपए के उस पहाड़ को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। तो ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इसके मायने, इसके इम्प्लीकेशंस कहीं ज्यादा गहरे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस एक लेन देन का बिगर पिक्चर क्या है। देखिए, ये डील दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन थी। रूस की रूपी सरप्लस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, भारत का पेमेंट डेडलॉक खत्म हुआ, रूस के साथ जो व्यापार घाटा था वो कम हुआ, और सबसे जरूरी, भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को एक जबरदस्त बूस्ट मिला। अगर हम इसको जियोपॉलिटिकल नजरिए से देखें तो ये डील दिखाती है कि कैसे देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच भी ट्रेड करने के क्रिएटिव रास्ते ढूंढ सकते हैं। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे ट्रेडिशनल डॉलर बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम से हटकर भी सोचा जा सकता है। और हाँ, एक और बात समझना जरूरी है, इस ट्रेड के पीछे एक गहरा स्ट्रैटेजिक कनेक्शन भी है। पश्चिमी देश भी इस बात को मानते हैं कि इतने सारे ग्लोबल प्रेशर के बाद भी रूस पर भारत की सैन्य निर्भरता अभी भी है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो बना हुआ है, हालांकि भारत इसे धीरे धीरे कम करने की कोशिश जरूर कर रहा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, क्या हमें इस तरह के और भी क्रिएटिव ट्रेड सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे? ऐसे सॉल्यूशंस जो पारंपरिक फाइनेंशियल नियमों को चैलेंज करते हैं? और अगर हाँ, तो इसका पूरे ग्लोबल सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है।